एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट जो कि कॉमन पार्लेंस में इसको भारत दर्शन भी कहा जाता है। एक टूर होता है अराउंड इंडिया जो कि अराउंड 40 से 45 डेज लास्ट करता है। इन डेस्टिनेशंस में बेसिकली आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आर्मी अटैचमेंट्स होते हैं, नेवी अटैचमेंट होते हैं, एयरफोर्स अटैचमेंट होते हैं, आइलैंड अटैचमेंट होते हैं, कल्चरल अटैचमेंट। साथ ही साथ हमें वहाँ पे आर्म्स ट्रेनिंग भी दी जाती है जो कि रियली एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। हमारे साथ में जैसे कि टेम्पल ट्रस्ट अटैचमेंट होता है, वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट एक लॉ एंड ऑर्डर का भी होता है। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको एक पब्लिक सर्वेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash Sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan Sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan Sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. Hello everyone, my name is Arnav Mishra and I am an IAS officer trainee. I secured All India rank 56 in CSE 2022 and currently I am training in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, and I have been undergoing training since past 6 months, and now I have entered the phase 1 of my training. So in this video I wanted to highlight all about how the training is, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रहता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का कि हाउ IAS ट्रेनिंग हैपेंस एंड IAS की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, और कई सारे पार्ट्स इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं जो कि आपकी जो नॉर्मल बुक स्टडीज होती है उससे हटकर होते हैं। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज ट्रेनिंग्स एंड ऑल दोज पार्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग जो कि इसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। So the flow of the video would be like I'll go with the foundation course, how it happens, then the phase 1 that I have entered, and then the winter study tour part that is also an essential component of it. तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में सभी ऑफिसर ट्रेनीज जो भी होते हैं, इंक्लूडिंग एवरी सर्विस, नॉट ओनली जस्ट IAS बल्कि सारे IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स एंड ऑल द ऑफिसर्स फ्रॉम UPSC कम टू लबासना फॉर द ट्रेनिंग। तो इनिशियल ट्रेनिंग जो होती है वो सबकी साथ में ही होती है। तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं जैसे कि गंगा, नर्मदा, कावेरी एंड नए हॉस्टल्स जैसे कि सिल्वरवुड और मॉनेस्ट्री। तो इन सभी हॉस्टल्स में हम लोग को रूम्स एलोकेट हो जाते हैं, हमारे रूममेट्स एलोकेट हो जाते हैं और वो काफ़ी एक अच्छा वहाँ पे माहौल होता है। जैसे हमारे साथ में अराउंड 580 ऑफिसर ट्रेनीज थे। तो जैसे कि अगर फाउंडेशन कोर्स में आपको ब्रीफ में बताऊँ, जैसे कि मेरे फ्रेंड असद जुबैरी ने आई थिंक उसको डिटेल में बता भी रखा है। तो फाउंडेशन कोर्स में अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस ट्रेनिंग, जैसे अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो क्लासेस में भी हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम NGOs, फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे कैलाश सत्यार्थी जी भी आए थे, और ऐसे ही बहुत सारे जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो आते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में उन सारे इम्पैक्ट्स को लाया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ग्राउंड लेवल पे हैं जो कि लोगों को फेस हो रही हैं, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सर्विस एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि हमारे सर्विस के सीनियर्स होते हैं, वो भी आते हैं और लेक्चर्स लेते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरीके से एज अ बेटर आप एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ बेटर गवर्नमेंट सर्वेंट, एज अ बेटर पब्लिक सर्वेंट आप काम कर सकते हैं। तो ये एक हमारा करिकुलम का पार्ट होता है। साथ ही साथ करिकुलम में एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स, जैसे कि जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो आपकी एक ओवरऑल कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी बिल्डिंग का भी पार्ट होता है। जैसे कि लबासना का जो मोटो स्टेटमेंट है कि शीलम परम भूषणम, आप सभी ने आई होप कि उसको देखा होगा, वो एक वॉल पे शीलम परम भूषणम बहुत लिखा होता है और मैं भी उसको उससे काफी इंस्पायर होता था पहले जब नहीं गया था, और अभी भी जब भी मैं उस वॉल के सामने से निकलता हूँ तो आई फील रियली इंस्पायर्ड।
तो उसका मतलब होता है कि कैरेक्टर इज द एटमोस्ट वर्चू। सो उस कैरेक्टर का पार्ट ना सिर्फ जो हमारी एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है वो होती है, बल्कि एक पर्सनालिटी बिल्डिंग भी होती है। उस पर्सनालिटी बिल्डिंग के कंपोनेंट में जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग। तो जो ट्रैक एक्सपीरियंस होता है वो एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है। हर वीकेंड्स पे हमारे लिए ट्रैक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो कि एक प्रिपरेटरी ट्रैक होता है, जो कि आगे चल के जब हमारा हिमालयन ट्रैक होता है फाउंडेशन कोर्स में अराउंड 2 मंथ्स लेटर, उसके लिए हमें प्रिपरेशन कराई जा रही होती है उस ट्रैक के लिए। साथ ही साथ कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है लबासना की ट्रेनिंग का एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, वही इसको एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। जैसे कि लबासना की ट्रेनिंग में सभी ऑफिसर ट्रेनीज को 4 हाउस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें कि वो हिमालयन रेंजेस के नाम पे हाउसेस होते हैं, जैसे कि नमचा बरवा एंड नंदा देवी, कंचनजंगा एंड स्टॉक कांगरी। तो ये हिमालयन रेंजेस हैं जिनके नाम पे हमने बेसिकली 4 हिस्सों में बांट दिया है हाउसेस को। तो इससे क्या होता है, इस हाउस सिस्टम की वजह से वी हैव अ ग्रेट कंपटीशन एंड हमारे बीच में हाउसेस आपस में compete करते हैं एंड दे डू वेरियस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस, वेदर इट बी कल्चरल और वी हैव अ स्पोर्ट्स डे आल्सो। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि कल्चरल एस्पेक्ट, तो हमें कल्चरल कोई भी हम अपना जो एक्टिविटी चाहें उसके लिए हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक में गिटार, फ्लूट, ड्रम्स, कीबोर्ड, इसी तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एकेडमी ऑफर करती है आपको जिनको आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फ्लूट को ऑप्ट किया था और मैंने फ्लूट सीखा भी है। तो ये सारा पार्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुकिंग एंड बेकिंग, साथ ही साथ जैसे कि पॉटरी, तो इन सारी क्लासेस को भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ऑफर किया जाता है, जो कि इस ट्रेनिंग को और बेटर बनाता है। फिर साथ ही साथ में जैसे कि इंडिया डे होता है, तो जो इंडिया डे होता है वो हमारा कल्चरल फेस्टिवल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट्स अराउंड अ 2 डे फेस्टिवल, जहाँ पे सारे ऑफिसर्स को जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और हर जोन का आपको अपना कल्चर, अपना म्यूजिक फॉर्म, अपना आर्ट फॉर्म, अपने डांस फॉर्म्स, पेंटिंग फॉर्म, साथ ही साथ अपनी क्विजीन, तो ये सारी आपको बारी बारी से अपनी प्रेजेंट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, सो वी हैड द आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग कथक एज अ डांस फॉर्म। फिर हमने जैसे कि ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंसेज आई डिड द सूफी परफॉर्मेंस ऑन ख्वाजा मेरे ख्वाजा, so that was a very interesting part. Along with that, I presented because I was working in Varanasi, so the Ganga Aarti in Varanasi is very famous, so I also presented that as a form. फिर उसी के बाद जैसे कि विलेज विजिट का एक कंपोनेंट होता है काफ़ी एसेंशियल, जैसे कि हम लोग जो बुक्स में सीखते रहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सीखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है वो सब सीखते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो विलेज विजिट में जाते हैं हम लोग, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डुंडेरा गांव में जाके मैंने अपनी विलेज ट्रेनिंग करी थी। तो ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे जाके आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, जैसे आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, साथ ही साथ जो आयुष्मान भारत केंद्र हैं, उसी तरीके से जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज हैं आपको उन पे पता चलेगा कि जो ट्राइबल प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जो आप प्रिपरेटरी ट्रैक्स कर रहे थे वो बेसिकली हिमालयन ट्रैक्स के लिए ही होते हैं। जैसे कि हिमालयन ट्रैक जाने से कुछ समय पहले हमारी बेसिक सर्वाइवल ट्रेनिंग भी होती है और बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग भी होती है कि अगर कोई अनवांटेड या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उससे कैसे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल सीपीआर हो गया और बेसिक मेडिकेशंस हो गया। और हमारे साथ पूरी टीम भी जाती है आईटीबीपी की और जो ट्रेन ट्रैकर्स होते हैं उनकी। बट मोस्टली ये सारा इसलिए होता है कि हम एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर पाएं, एक टीम वर्क बिल्ड कर पाएं और हम प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट लेवल से समझें। तो इस तरीके का हमारा हिमालयन एक्सपेडिशन गया था और आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारे ट्रैक ग्रुप में कुछ लोगों की थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी थी एट द पीक। तो हमें वैसे तो 2 ब्रेक करके उतरना था नीचे, 2 ब्रेक में 12 और उससे ज़्यादा किलोमीटर्स, बट ऐसा हुआ था कि एक दिन के अंदर में ही हमें 27 किलोमीटर्स डिसेंड करना पड़ गया था। तो वो कहने में चैलेंजिंग लगता है और जैसे कि मतलब 27 किलोमीटर पैदल चलना इज समथिंग, मतलब इट्स अ टास्क। मतलब वी डोंट इवन वॉक दैट ऑन फ्लैट रूट्स। हम रोड पे भी 27 किलोमीटर नहीं चलते और हमें 27 किलोमीटर पहाड़ उतरना है सामान के साथ, और वो भी तब जब आप पूरे थके हुए हो, लगातार ट्रैक करके आ रहे हो। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस। और फिर जैसे नाइट टाइम में आपको कैंप्स वगैरह में रुकना होता है और कैंप्स में किस तरीके से सर्वाइवल होता है, कैंपिंग किस तरीके से करी जाती है, फिर जैसे कि झरने से पानी पीना, और ये सारी चीज़ें मतलब एक बहुत ही एनरिचिंग और लाइवली एक्सपीरियंस होता है जो आपके लाइफ टाइम मेमोरी और फ्रेंडशिप्स साथ ही साथ ग्रुप्स बिल्ड करता है। फिर उसके बाद फाउंडेशन कोर्स खत्म होता है। तो फाउंडेशन कोर्स तक तो सारे ऑफिसर साथ में होते हैं और फाउंडेशन कोर्स हमारा एंड होता है केवड़िया गुजरात में जाके, जहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
हमें एड्रेस करते हैं। और फाउंडेशन को इसीलिए साथ में कराया जाता है कि इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन आगे जाके बना रहे। मतलब कि जो साइलो में काम करने का एक तरीका होता है कि हर डिपार्टमेंट, हर सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने आप में काम करे जा रहे हैं, बट आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो फाउंडेशन कोर्स साथ में कराया ही इसीलिए जाता है। तो जो फाउंडेशन खत्म होता है तो आपको जो ग्रुप्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे बाकी सर्विसेज में जो चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग कुछ दिन के ब्रेक के बाद वापस से फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो फेज 1 की अब IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी वहीं लबासना में होती है, और वहाँ पे भी एज यूजुअल क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे। तो क्लासरूम प्रोग्राम्स में जैसे कि सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, सीनियर रैंकिंग IAS ऑफिसर्स, जो कि अपनी जो उन्होंने किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करी, किस तरीके से ग्राउंड रूट इम्प्लीमेंटेशन किया, किस तरीके से उन्होंने NGOs को लेके, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट किया, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है पूरी तरीके से, वो समझाते हैं अच्छे से। साथ ही साथ में जैसे कि हमारे लॉ के लेक्चर्स होते हैं, IPC, CRPC, CPC, इन पे भी हमारी क्लासेस होती हैं, और हमारे लॉ मॉड्यूल्स होते हैं, कोर्ट मॉड्यूल्स होते हैं कि एक तरीके से मूट कोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें रेडी करता है आगे की ट्रेनिंग और फील्ड वर्क के लिए। फिर उसके बाद जैसे अराउंड 1.5 मंथ्स बाद एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट जो कि ट्रेनिंग का होता है, जिसको हम कहते हैं विंटर स्टडी टूर, या फिर कॉमन पार्लेंस में इसको भारत दर्शन भी कहा जाता है, बट ऑफिशियली वी कॉल इट द विंटर स्टडी टूर। ये एक टूर होता है अराउंड इंडिया, जो कि अराउंड 40 से 45 डेज लास्ट करता है। एंड द होल ऑफ द like IAS officers are divided into number of groups, like 8 to 10 groups are divided, and they are each assigned a certain route, और उन रूट पे कई सारे डेस्टिनेशंस होते हैं जो कि आपको कवर करने होते हैं। तो इन डेस्टिनेशंस में बेसिकली आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आर्मी अटैचमेंट्स होते हैं, नेवी अटैचमेंट होते हैं, एयरफोर्स अटैचमेंट होते हैं, आइलैंड अटैचमेंट होते हैं, कल्चरल अटैचमेंट, टेम्पर ट्रस्ट अटैचमेंट। फिर इसी तरीके के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आप अलोंग दी आपके विंटर स्टडी टूर आप सीखते हैं। तो जैसे कि मैं अगर अपने विंटर स्टडी टूर के बारे में बताऊं, तो जैसे कि मेरा विंटर स्टडी टूर स्टार्ट हुआ था अरुणाचल प्रदेश से। तो हमने मसूरी से हम गए थे दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर हमने फ्लाइट ली थी डिब्रूगढ़ के लिए, एंड उसके बाद हमारा जो आर्मी अटैचमेंट था बेसिकली वो अरुणाचल प्रदेश में था। तो आर्मी अटैचमेंट एक बहुत ही एनरिचिंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आप आर्मी के बिल्कुल क्लोज रह के आर्मी की फंक्शनिंग को समझते हो, किस तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वो समझते हैं। फिर जैसे आप बॉर्डर एरियाज पे जाते हैं, तो बॉर्डर एरियाज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर एरियाज में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे पहुंचा है, और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, फिर अदर साइड पे कैसे क्या हो रहा है, ये सब बहुत ही एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। साथ ही साथ जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो आई वेंट टू वलोंग, और उसके आगे किबिथू एक जगह है जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ईस्टर्न मोस्ट, जहाँ पे ट्राइलेटरल जंक्शन भी है। मतलब एक अगर आप एक पहाड़ी पे होंगे तो आपको एक साइड पे म्यांमार और एक साइड पे चाइना आपको दिख जाएगा, और जहाँ पे हम रुके थे वहां से भी हमें LAC और चाइना बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। मतलब मैं जरूर रिकमेंड करूंगा सभी को कि जब भी अगर उन्हें मौका मिले तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है उसको जरूर एक्सप्लोर करें। ये एक अनटच्ड ब्यूटी है जहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा जाना है और ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव रहना है, क्योंकि ये इतने सुंदर जगह होती हैं कि मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम जो कॉमन टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहां तो जाते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट अभी भी काफी अनटच्ड है। तो मेरा आर्मी अटैचमेंट वहां पे हुआ। साथ ही साथ हमें वहां पे आर्म्स ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो कि रियली एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज नेवर इन आवर लाइफ लाइक आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फायर अ फायर आर्म, बट ड्यूरिंग द आर्मी अटैचमेंट आई गॉट टू फायर द फायर आर्म्स एज वेल। गन चलाने का भी मौका मिलता है, और आप बहुत सारे आर्म्स एंड आर्मामेंट्स जो कि हमारी इंडियन आर्मी यूज करती है, आप उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग देखते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपकी लाइफ टाइम लास्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो मेरा था वो मैं आसाम आ गया था। तो आसाम में हमारे साथ में जैसे कि टेम्पल ट्रस्ट अटैचमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत बड़े कोई टेम्पल्स होते हैं या कोई बहुत बड़ी श्राइन्स होती हैं, तो वहाँ पे न सिर्फ वो एक आस्था का वो है जरिया प्लेस है, बल्कि वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट एक लॉ एंड ऑर्डर का भी होता है, बहुत बड़ा एक कंपोनेंट फाइनेंसेस का भी होता है। तो किस तरीके से उनको मैनेज करना है वो सारी सिचुएशंस, या फिर राइट सिचुएशन हो रही है, या फिर कभी भी कोई भी अगर अनवांटेड सिचुएशन हो रही है तो उसको किस तरीके से डील करना है,
तो ये मेरा टेम्पल ट्रस्ट अटैचमेंट था कामाख्या टेम्पल में। तो ये भी एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा था। साथ ही साथ जैसे एनजीओ अटैचमेंट होता है, तो एनजीओज एज वी ऑल नो कि एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो गई हैं अब, और एनजीओ से जो है हम जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं और जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं बेसिकली, तो उसको ग्रास रूट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि हमारा जो एनजीओ अटैचमेंट था आसाम में, वहाँ पे जो आसाम का ट्रेडिशनल डांस है, तो वो डांस करते हुए और वो डांस फॉर्म के साथ वो हमें ले जाते थे और हमें वेलकम करते थे, जो बिहू डांस है। तो वो एक बहुत ही एन्चेंटिंग एक्सपीरियंस होता है। वो हमें वहाँ की लोकल डिशेस सर्व करते हैं, लोकल कल्चर के बारे में बताते हैं, आप लोकल ड्रेसेस उनके साथ पहन सकते हैं। तो ये आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। साथ ही साथ आप एनजीओ की फंक्शनिंग, उनका मैनेजमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रहा है और उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, ये सारा कुछ आप समझते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि मेरा अटैचमेंट आगे फिर अंडमान निकोबार में पहुंचा। तो अंडमान निकोबार में आइलैंड अटैचमेंट होता है प्लस ट्राई सर्विस कमांड अटैचमेंट होता है कि एज यू ऑल नो कि इन अंडमान एंड निकोबार देयर इज द ट्राई सर्विस कमांड हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ट्राईलेटरल कमांड है। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का भी वहाँ पे कमांड सेंटर है। तो जैसे कि गवर्नमेंट का हमेशा से ही अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप पे बहुत फोकस रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉमन पार्लेंस में इंडिया के बारे में, इंडिया के मेनलैंड के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, बट आइलैंड्स कई बार छूट जाते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आइलैंड्स आर वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि अंडमान निकोबार के बारे में हम कहते हैं कि ये जो है एक तरीके से हमारे पास परमानेंट एयर बेस है, एक तरीके से हमारा एयरक्राफ्ट करियर है परमानेंट। तो ये हमको उसको उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ देखना होता है। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल एंड सोशल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रह रही होती हैं, जैसे कि जरावाज, ऑन्जेस, शॉम्पेंस और सेंटिनलीज। तो इन सब ट्राइबल मैनेजमेंट कैसे करना है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ उनके डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, फिर किस तरीके से वहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। क्योंकि जैसे आइलैंड्स की समस्याएं जो होती हैं वो मेन लैंड से काफ़ी हटके होती हैं, कि फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ में इंटरनेट, जो हम बेसिक चीज़ें जो हम बहुत हद तक अपने फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो वहाँ पे फिर भी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उन चैलेंजेस को कैसे बेटर डील करना है। ऑल्दो अभी सिचुएशंस बहुत इंप्रूव्ड हैं, अंडमान निकोबार हैज रियली बिकम एन एक्सीलेंट प्लेस टू गो, एंड आई वुड सीरियसली रिकमेंड एवरीबडी ऑफ यू टू फाइंड टाइम एंड विजिट अंडमान एंड निकोबार। तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो इस तरीके से हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ अटैचमेंट्स हुए वहाँ पे। हमने वहाँ पे सीखा कि किस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, जो भी हम ये सब कुछ सीखते हैं, हमारी डेली रिपोर्टिंग होती है, हम एकेडमी को डेली रिपोर्ट करते हैं। डेली हम कुछ जो भी हमने वहाँ पे सीखा, जो भी हमारा क्वेश्चनर होता है हर स्पेसिफिक सेक्टर के रिगार्डिंग, वो हम उनसे पूछते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और वो हम एकेडमी में सबमिट करते हैं। और बाद में जाके हमें एक कंबाइंड रिपोर्ट भी एकेडमी में सबमिट करनी होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ में आपको लीजर का भी काफ़ी सारा आप टाइम निकाल सकते हैं शाम के टाइम पे। तो यू कैन विजिट ग्रेट कैफेज, और जैसे कि मुझे याद है कि अंडमान निकोबार में हमने टाइम निकाला और वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं, तो वी डिड द वाटर स्पोर्ट्स एज वेल। तो उसमें पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, साथ ही साथ में जैसे कि अंडर वाटर आप जाते हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और वो आपका एक बहुत एक्साइटिंग पार्ट भी होता है। तो वो सारा पार्ट मैंने किया था। और जैसे स्कूबा डाइविंग, हम सबको एक एक्साइटमेंट होता है स्कूबा डाइविंग को लेके, हमने मूवीज में देखा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप से सीन्स। तो वो सारा आप देखेंगे कि आप वो सारा कुछ एक्सपीरियंस हमारे अंडमान निकोबार में भी कर सकते हैं। तो मैंने भी स्कूबा डाइविंग करी थी और वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ से आप ये सारी एक्टिविटीज से साथ ही साथ में आप टीम बिल्डिंग, सर्वाइवल स्पिरिट, ये सारी चीजें भी सीखते चलते हैं। देन आफ्टर दैट फ्रॉम अंडमान निकोबार वी वेंट टू चेन्नई. So in Chennai, we had our port trust attachment and private sector attachment. So चेन्नई में हमारा हुंडई के साथ प्राइवेट सेक्टर अटैचमेंट था। वो इसलिए था कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस पीपीपी पे काफ़ी बढ़ता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ डेवलपमेंट का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी हमारे डेवलपमेंट इक्वेशन में हमेशा साथ लेके चलना है। किस तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस तरीके से हम बेटर उनके साथ अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्राइवेट डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर हैंड इन हैंड, हम किस तरीके से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू द लार्जर पब्लिक फॉर द सोशल एंड द पब्लिक गुड।
किस तरीके से उनका CSR एक्टिविटी काम करती है। तो ये सारा कुछ हमने हुंडई के प्लांट में देखा। साथ ही साथ मेरा पोर्ट ट्रस्ट अटैचमेंट हुआ था एन्नौर में। तो एन्नौर जो है एक बहुत ही बड़ा इंडिया का पोर्ट है, और एज वी ऑल नो कि 90% ऑफ ट्रेड दैट हैपेंस इन इंडिया, अराउंड 90% हैपेंस थ्रू वाटर्स। So waters and the ports and the trade is very very essential component that needs to be cared about. And तो हमने वहाँ पे ये किस तरीके से पोर्ट्स का मैनेजमेंट होता है, पोर्ट ऑफिसर्स किस तरीके से काम करते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, फिर जैसे टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कैसे उस टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करें, और जो बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं, मर्चेंट शिप्स होती हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, उनका सारी फंक्शनिंग हम लोगों ने ब्रॉडली समझी। तो ये सारा हमारा एक कंपोनेंट होता है। आफ्टर दैट वी वेंट टू रामेश्वरम। तो रामेश्वरम तो हमें पता है कि एक कल्चरल सेंटर है, तो वहाँ पे कल्चरल साइट हम रामेश्वरम मंदिर गए, और वहाँ पे हमने फिर वो सारा एक जो एक्सपीरियंस होता है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। साथ ही साथ पंबन ब्रिज जो बन रहा है, तो न्यू पंबन ब्रिज इज ऑल्सो नाउ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारे कल्चरल सेंटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करना कितना एसेंशियल है। तो हमारा कंपोनेंट वहाँ पे होता है लॉ एंड ऑर्डर का, हमारा कंपोनेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये सारा कैसे हैंड इन हैंड काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हर एक पहलू को हम ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर हम उसमें क्या और बेटर कर सकते हैं कि हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरीके से रामेश्वरम अटैचमेंट हुआ। फिर वहाँ पे आप इसी तरीके से जब आप विजिट करते हैं तो वहाँ का लोकल क्विजीन ट्राई करते हैं, लोकल कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, लोकल क्लोथिंग को पहनते हैं। जैसे कि मैं तो हमेशा कोशिश करता था कि जहाँ पे भी जाऊँ तो वहाँ के लोकल क्लोथिंग ज़रूर उसको ट्राई करूँ। जैसे कि जब मैं तमिलनाडु में था तो लुंगी वगैरह पहनना, और सेरेमोनियल उनकी जो ड्रेस होती है वो सारी कुछ पहनना, क्योंकि वो हमारे एक रिच कल्चर और डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे जैसे मैं जहाँ जाता था कोशिश करता था कि उनके लोकल ड्रेस और लोकल फूडिंग्स भी ट्राई करूँ। उसके बाद वी हैड आवर अटैचमेंट इन मदुरई। सो मदुरई में हमारा अटैचमेंट था, जैसे कि एज यू ऑल नो कि ममलापुरम जो एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट्स है, प्लस वी हैड द इंडिया चाइना डायलॉग इन ममलापुरम एज वेल। सो नाउ इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो इन आवर रूट वी कवर्ड ममलापुरम एंड ऑल दोज टेम्पल साइट्स, दो एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं। साथ ही साथ हमें वहाँ पे जाके जो वहाँ का लोकल कल्चर है, जैसे कि जलीकट्टू इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट, तो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व दैट एज वेल। तो उसको किस तरीके से एक बड़ा फंक्शन किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक उसमें लॉ एंड ऑर्डर कैसे मैनेज होता है, उसमें हेल्थ कंसर्न्स, सर्वाइवल कंसर्न्स किस तरीके से मैनेज होते हैं, ये सारा कंपोनेंट आप सीखते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं एकेडमी को कि किस तरीके से क्या हो रहा है। साथ ही साथ उसके बाद फिर हमारा अटैचमेंट गया था छत्तीसगढ़ में रायपुर। तो उसके बाद रायपुर में जैसे कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट में अटैचमेंट था, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे देखा कि किस तरीके से स्टील प्लांट्स वर्क करते हैं। एज वी ऑल नो स्टील इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एज वेल। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी स्टील इंडस्ट्री का, और बहुत ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। तो वो एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब यू कैन लिटरली सी अ पूल ऑफ स्टील। मतलब जिस तरीके से हम पानी के स्विमिंग पूल देखते हैं उस तरीके से आप स्टील का पूल देखेंगे, और ये हमारी इमेजिनेशन के भी बाहर होता है कि ये कोई मेटल जो है जो कि थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघला हुआ आपके सामने है। तो वो एक बहुत ही एक्सिलरेटिंग और बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। हमने देखा कि किस तरीके से आयरन ओर से रॉट आयरन फिर बनता है, और आयरन ओर से हम पूरा फाइनली प्रोसेस करते हुए स्टील बनाते हैं, किस तरीके से वो स्टील की रेल्स फॉर्म होती हैं, और वो रेल किस तरीके से हमारी जो रेल इंडस्ट्री है उसमें काम आती है। तो ये एक काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ फिर हमें मौका मिलता है, जो फ्री टाइम होता है उसमें हम लोकल सिटी को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो वहाँ पे जैसे लोकल जूस हो गए या लोकल कैफेज हो गए, आप वहाँ पे जाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ में जो अटैचमेंट था विद द PSU, तो हमने भिलाई स्टील प्लांट में किया। साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी आप कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा सिटी या कैपिटल सिटी मैनेज होता है। आफ्टर दी रायपुर अटैचमेंट विद द PSU वी मूव्ड ऑन टू गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में हमारा हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का और हमारी इंडियन एयरफोर्स का। तो हमारा हिंडन एयरफोर्स बेस में अटैचमेंट था, जहाँ पे हमने देखा कि किस किस तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे और कैरियर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं, और सिमुलेशन किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है।
तो इन सारी चीज़ के साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि क्या क्या और इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंडक्ट करी जा सकती है, या फिर इंडियन फोर्सेस में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इनपुट है। ये एक बड़ा ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है इंडियन एयरफोर्स के साथ। और उसके साथ ही साथ हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके साथ भी अटैचमेंट था दिल्ली में ही। तो किस तरीके से एक लार्ज एयरपोर्ट सच एज दिल्ली, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट हैंडल्स मोस्ट ट्रैफिक इन इंडिया, तो उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, फिर किस तरीके से जो भी जैसे कि फॉरेन डिप्लोमेट्स विजिट करते हैं, वीआईपी विजिट्स होती हैं, उस समय पे किस तरीके से एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है। तो क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको मतलब एक होलिस्टिक एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एक पब्लिक सर्वेंट को जानना बहुत ही जरूरी होता है कि कभी भी किस तरीके की क्या सिचुएशन है उसको किस तरीके से मैनेज करें। तो इसीलिए एक होलिस्टिक ट्रेनिंग का कंपोनेंट होता है। तो ये हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा था। साथ ही साथ नेक्स्ट दिल्ली में जैसे कि बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि दिल्ली नेचुरली इंडियन कैपिटल है और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जैसे होते हैं वो रीयूनाइट करते हैं दिल्ली में ही आके। जैसे फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स तो दिल्ली में ही उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ही है, तो आप उनसे भी रीयूनाइट करते हो। उसी के बाद जैसे कई लोग जो कि दिल्ली या उसके आसपास में होते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, आप उनसे भी रीयूनाइट करते हो। तो जैसे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हम सब जो ग्रुप वाले थे उनका रहा था कि जैसे कि हम फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट गए थे और अपने फ्रेंड से मिले। तो जैसे कि असद जुबैरी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर, तो वी मेट हिम along with other friends in foreign service and we had a great time. So ये टाइम होता है जहाँ पे अपने बॉन्ड्स को, बोनहोमी को बिल्ड करते हैं। After that, we had the attachments in we went to Lucknow. So in Lucknow, we celebrated our 26th of January, that is the Republic Day celebration. And ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था बिकॉज आई बिलोंग टू रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, एंड आवर स्टेट कैपिटल इज लखनऊ। तो वहाँ का जो लखनऊ का कल्चर है और यूपी का जो कल्चर है वो पहली बार मेरे फ्रेंड्स के सामने, मेरे जो कलीग्स हैं उनके सामने पहली बार प्रेजेंट हुआ। एंड और मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ जब हमारी 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे की परेड थी, जिसमें ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल गवर्नर, एवरीबडी वाज देयर। सो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी और मेरे फ्रेंड्स के लिए भी जो कि बिलोंग करते हैं। इस तरीके से हमने लखनऊ में साथ ही साथ लखनऊ मेट्रो है उसके साथ भी हमारा अटैचमेंट किया। जैसे कि अब वी आर सीइंग कि न सिर्फ मेट्रो कैपिटल सिटीज में बल्कि अब न सिर्फ कैपिटल में बल्कि टियर 2 सिटीज में भी मेट्रो तेजी से एंटर कर रही है। तो किस तरीके से उसको वायबल बनाए, किस तरीके से उसकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, ये सारी को आपको क्लोजली जानने का मौका मिलता है। क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट कंपोनेंट होता है वो आपकी वर्किंग का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। डेवलपमेंट, मोबिलिटी, ये सारा एक बड़ा ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो ऐसा अटैचमेंट मैंने किया। साथ ही साथ लखनऊ में मेरे कई सारे लोकल फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात होती है, तो वो भी एक अच्छा पार्ट होता है। फिर साइमल्टेनियसली आफ्टर दैट वी वेंट टू श्रीनगर। सो आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी अटैचमेंट, श्रीनगर वाज आवर लास्ट अटैचमेंट। वहाँ पे हमारा अटैचमेंट था नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो हमने दचिगाम नेशनल पार्क जो है वहाँ पे हमारा अटैचमेंट था। सो वो बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज आई हैव बीन टू श्रीनगर एंड ऑल ऑफ जम्मू कश्मीर बट नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स। सो दिस वाज like visiting Jammu Kashmir in winters was quite a good experience. So we were very excited for the snowfall, but when we went to Srinagar we came to know कि श्रीनगर में तो स्नोफॉल हुआ ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू एवरीवन कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज एक्चुअली रियल बिकॉज श्रीनगर वैली हैजन, वहाँ पे स्नोफॉल हुआ ही नहीं था उस सीजन का एक भी बार। तो हम थोड़ा सा मायूस भी हुए बट वी वर वेरी होपफुल एंड जो वेदर रिपोर्ट्स थी वो दिखा रही थी कि स्नोफॉल होगा। एंड वी वर मुझे याद है अभी भी कि हम लोग रात हो गई थी, शाम हो गई थी पहुंचते हुए, एंड वी वर अवेक टिल लाइक 1-1:30 और अचानक से मैंने बाहर विंडो से देखा और स्नोफॉल हो रही थी। और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑल्दो आई हैड सीन स्नोफॉल अर्लियर एज वेल, बट जब भी स्नोफॉल होता है वो एक बहुत ही अल्ट्रा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि कितने सारे वेदर क्लाइमेट फैक्टर्स को एक साथ आना पड़ता है, तब जाके जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नो के फॉर्म में होता है। तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि मैं चिल्लाता हुआ भागा बाहर, हम सर्किट हाउस में थे और मैं चिल्लाता हुआ भाग रहा था कि भाई स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, बिकॉज मेनी ऑफ आवर फेलो ऑफिसर्स हैड गॉन टू बेड। तो फटाफट एक के बाद एक सारे उठते चले गए और फिर सारे हम भागते हुए सर्किट हाउस के बाहर पहुंचे और पूरा
पूरी मतलब पूरा गेस्ट हाउस मतलब हमारा सर्किट हाउस और आसपास का पूरा एरिया, सारे चिनार के पेड़ पूरे स्नो से भर गए थे। तो वो एक बहुत ही इंचैंटिंग एक्सपीरियंस था, एंड एक्सपीरियंसिंग दैट विद योर फ्रेंड्स, विद योर ग्रेट डियर फ्रेंड्स इज ऑल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारा एज यूजुअल फोटो सेशन करवाया क्योंकि फोटोज बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होती हैं कि आपको याद दिलाने के लिए कि कितने अच्छे मोमेंट्स आपने स्पेंड किए हैं। तो हमने खूब सारे फोटोज कराए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब हमारा अटैचमेंट था तो पूरी घाटी बेसिकली स्नो लेडन हो चुकी थी। फिर हमने दचीगाम में अपना अटैचमेंट किया। हमें पता चला कि किस तरीके से मतलब कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और लोकल एरिया पार्टिसिपेशन, ट्राइबल पार्टिसिपेशन, और लोग जो वहाँ के जो ड्वेलर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन किस तरीके से करा जा सकता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और वहाँ के जो लोकल आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैं, लोकल कल्चर है, उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है। साथ ही साथ जो वहाँ का लोकल एनिमल्स हैं, जैसे कि हंगुल वहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा शायद क्रिटिकली इंडेंजर्ड डियर है। मुझे अब थोड़ा सा सिविल सर्विस मेमोरी यूपीएससी की कमज़ोर हो रही है, बट शायद मुझे क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो डियर है वो हमें देखने का मौका तो नहीं मिला, बट इट इज़ प्रिजर्व डियर। वहाँ पे हमने ब्लैक बियर देखा, ब्राउन बियर देखा। तो ये सारे बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस थे। फिर जैसे इवनिंग्स आप डल लेक पे बिताते हैं, और फिर मुझे मौका मिला कि मैं गुलमर्ग भी हमारी टीम गई थी। तो गुलमर्ग में भी पूरा स्नो लेडन था और स्नोफॉल हो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा स्नोफॉल था। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड आफ्टर दैट वी फिनिश्ड आवर भारत दर्शन, दैट इज विंटर स्टडी टूर एक्सपीरियंस, एंड ऑल ऑफ अस केम बैक टू दिल्ली। एंड आफ्टर दिल्ली में हमारा विंटर स्टडी टूर खत्म हुआ, एंड एवरीबडी वॉज फ्री टू गो टू देयर होम। तो विंटर स्टडी टूर के बाद बेसिकली अराउंड 7 to 8 डेज का हॉलीडे मिलता है, जिसको हम ब्लॉक लीव कहते हैं। तो उस ब्लॉक लीव में हम लोग घर आ सकते हैं। ओवरऑल जो एसेंस है बेसिकली विंटर स्टडी टूर का, वो ये है कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, आप प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने बुक लर्निंग करी है, उसको आप ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। फिर जैसे हमारे ऑफिसर्स के ही ग्रुप में ग्रुप लीडर्स होते हैं, एडिशनल ग्रुप लीडर्स होते हैं, लाइजनिंग ऑफिसर्स होते हैं, ट्रेजरर्स होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ड्यूटीज होती हैं। जैसे कि लाइजनिंग ऑफिसर को लोकल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइजन करना है, सारी चीजें कि कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, किस तरीके से मैनेज होगा, कहाँ कहाँ अटैचमेंट्स होंगे, ये सारा कुछ मैनेजमेंट होता है। ट्रेजरर को सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि इतने लंबे टूर पे फाइनेंसेस भी काफी इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है। आई वॉज द ट्रेजरर ऑफ माई ग्रुप, सो आई हैड टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स, और वो सारी चीजें आपको एकेडमी को प्रेजेंट भी करनी होती हैं। साथ ही साथ जो भी विंटर स्टडी टूर होता है, इसकी आपको रिपोर्टिंग भी करनी होती है। डेली रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको इसकी एक ओवरऑल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है एकेडमी को, कि आपने वेरियस जो आपके अटैचमेंट्स थे उनसे आपने क्या ब्रॉडली आपने सीखा। साथ ही साथ जो विंटर स्टडी टूर होता है, इसका एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी होता है कि आप फ्रेंडशिप्स बिल्ड करते हैं, आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप करते हैं। वो बॉन्ड्स जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो आपके साथ थ्रू आउट द सर्विस स्टे करते हैं। वो लोग जो आपके साथ स्टे करते हैं, आपके थिक एंड थिन में, आपकी प्रॉब्लम्स में, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो एक बॉन्डिंग होती है, टीम स्पिरिट होती है, लीडरशिप होती है, ये सारी क्वालिटीज जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर में, एक पब्लिक सर्वेंट में, एक सिविल सर्वेंट में एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होती हैं। मुझे लगता है ये भी आप उसमें प्रैक्टिकल सीखते हैं और इनको डेवलप करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा जो एक कोर होता है विंटर स्टडी टूर का, वो ये कोर इन सारी वैल्यूज में ही होता है। तो इस तरीके से एक विंटर स्टडी टूर कंक्लूड होता है, एंड आई होप कि जो भी कंपोनेंट रहा है, जो भी मेजर हाइलाइट्स रहे हैं, ऑल्दो ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग रहता है और इतना बड़े टाइम स्पैन को मैंने बहुत कम उनमें मिनट्स में समराइज करने की कोशिश करी है, बट आई होप कि I had been able to summarize the highlights of those in these minutes. So thank you very much, and God bless you all. Keep striving hard, keep working hard. Thank you so much.